गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में गद्य का फर्स्ट चैप्टर जो है मित्रता। इसको लिखा है श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो हम शुरू करते हैं शुक्ल जी के जीवन परिचय से। हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में की जाती है। तो जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनको हिंदी साहित्य में एक उच्च कोटि का स्थान प्राप्त है और वो बहुत अच्छे निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार भी थे। गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो गुलाब राय जी भी एक लेखक हैं जिन्होंने बताया है कि जो स्थान मुंशी प्रेमचंद जी का है उपन्यास के क्षेत्र में, उपन्यास साहित्य में, वही स्थान शुक्ल जी का है निबंध के क्षेत्र में। तो मतलब जितना फेमस मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं, उतने ही ज़्यादा फेमस आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिले में एक गांव है अगोना, उसी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। जैसे ही ये इंटर में आए तो इनकी किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण ये नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। और जब इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी या उनकी पढ़ाई छूट गई, तो उसके बाद उन्होंने एक सरकारी नौकरी करने लगे, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो गई और उनका जब स्वाभिमान की बात आई तो उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और मिर्ज़ापुर में एक मिशन स्कूल में एक आर्ट टीचर या ड्राइंग टीचर के रूप में कार्य करने लगे। हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। तो इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान, ये स्कूल तो गए नहीं, इंटर में इनकी पढ़ाई छूट गई थी, तो उसके बाद इन्होंने स्वयं घर पे ही अपना सब कुछ, सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। और बाद में इन्होंने क्या किया, काशी नागरी प्रचारणी सभा है काशी में, उससे इन्होंने जुड़े और वहाँ पर ये एक सहायक यानी कि असिस्टेंट संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। और काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, उसमें इन्होंने जो हिंदी के HOD थे यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, विभाग के अध्यक्ष थे, उस पद पर भी इन्होंने काम किया। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। जो शुक्ल जी थे उन्होंने सबसे पहले कविता लिखना प्रारंभ की। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही और इन्होंने उसके बाद नाटक भी कई लिखे, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। लेकिन इनकी जो बुद्धि थी वो इतनी तीव्र थी, इतनी प्रखर थी कि इन्होंने इनका इंटरेस्ट जागा कि निबंध लिखें और आलोचना करें। तो इन्होंने इस विधाओं में भी अपने कार्य करना शुरू कर दिए। निबंध लेखन और आलोचनाओं के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है और इतना ज़्यादा इन्होंने अच्छे निबंध लिखे, तो इनका आज भी स्थान निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में बना हुआ है। जीवन के अंतिम समय तक
साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 में हुआ और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई और ये इस संसार को छोड़कर अपने प्राण त्याग कर ईश्वर में लीन हो गए। अब आती हैं इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाएं जो हैं वो निम्नांकित हैं। इनकी जो निबंध है वो है चिंतामणि, जो कि बहुत फेमस निबंध है इनका। चिंतामणि जो 2 भागों में बना हुआ है, और दूसरा है विचार वीथी। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने लिखा है रस मीमांसा, त्रिवेणी। त्रिवेणी के अंदर हैं सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, और संपादन भी इन्होंने किया है। तो इन्होंने क्या क्या संपादित किया है? तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बिनी। तो इतने सारी रचनाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। तो ये हो गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिनके हमने जीवन के बारे में जाना और उनकी रचनाओं के बारे में भी जाना। अब हम आते हैं कि इन्होंने अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में जो भी था वो इनकी जो रचनाएं थी उसमें भाषाओं का प्रयोग किया गया, और मेनली इनके अंदर जो भाषा थी वो शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया, और संस्कृत की तत्सम शब्दावलियों की भी प्रधानता थी। और दूसरी तरफ इन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी के शब्दों का भी प्रयोग किया, क्योंकि इनको बाकी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था, तो इन्होंने सभी भाषाओं का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। इनकी शैली विवेचनात्मक और संयत है। इनकी शैली निगमन शैली भी कहलाती है। शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि वो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देते थे। तो उनकी विशेषता ये थी कि ये बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते थे और अपनी बात को अच्छे से कह देते थे। अब हम आते हैं कि इस जो भी लेसन है मित्रता, उसका क्या सार है और लेखक अपने पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो लेखक ने बताया है कि मित्रता यानी कि सच्चा मित्र। तो उन्होंने बताया कि सच्चा मित्र किस तरह से प्राप्त होता है और कितनी एक बड़ी समस्या होती है सच्चा मित्र का चयन करने में, और सच्चे मित्र के गुण क्या होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि सच्चे मित्र जो होते हैं वो विश्वास पात्र होते हैं और वो एक औषधि के समान होते हैं, जो कि बहुत बड़ा व्यक्ति के लिए एक खजाना होता है कि अच्छा मित्र सभी को मिल जाना। तो आई होप कि आपको लेखक के बारे में और पाठ के सार के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं और इसके पहले पैसेज को पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ को। पहला पैराग्राफ है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। तो लेखक कहते हैं कि जब हम किशोरावस्था के पश्चात, किशोरावस्था जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी अवस्था होती है जिसमें कुछ नहीं समझ में आता है, बहुत कुछ लाइफ में चेंज होता है, तो उस अवस्था के बाद जब हम युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो हम अपने एक समाज में प्रवेश करते हैं। तो समाज में जब प्रवेश करते हैं तो अपने घर से बाहर निकलते हैं, घर की सीमाओं को पार करके हम समाज में अपना कार्य आरंभ करना शुरू करते हैं। तब हमें ये संसार और समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता है,
क्योंकि जो हमारा चित्त है वो एकदम कोमल होता है। हमको सिर्फ घर में ही बताया जाता है कि ये करो वो करो, और अच्छी बुरी बातों सबका ज्ञान दिया जाता है, लेकिन जब हम समाज में निकलते हैं तो हमको दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं होती है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। और उस समय हमारा मन इतना कोमल होता है कि जो भी किसी प्रकार के अच्छे या बुरे संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है। मतलब कि कुछ भी ज्ञान नहीं होता कि कौन सही बता रहा है कौन बुरा बता रहा है, तो सब कुछ हम ग्रहण कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। तो लेखक कहते हैं कि हमारी बुद्धि उस टाइम बिल्कुल भी विकसित नहीं होती है कि हम उचित और अनुचित का ज्ञान जान पाएं। उस समय हमारी बुद्धि एकदम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है, जिस पर अच्छी या बुरी किसी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। उस समय हमें जैसे स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके विचारों को हम अपने मन में वैसे ही डाल लेते हैं, या उनके विचार हमारे अंदर वैसा ही प्रभाव तुरंत डाल देते हैं। ऐसे लोगों को साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। लेखक कहते हैं कि यदि ऐसे समय में हमको कोई एक जो होता है कि किसी के संपर्क में आते हैं, तो अगर वो आदमी बुरा है या उसका चरित्र बुरा है, दुष्ट व्यक्ति है, तो अगर हमको दुष्ट व्यक्ति का साथ मिल जाता है तो उसके संपर्क में रहकर हमें भी दुर्गुण और बुरे संस्कार आने लगते हैं, जिससे कि हम समाज में क्या होंगे, अपमानित होंगे। और ऐसे समय में हमको एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है। पर ऐसे का लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो लेखक कहते हैं कि यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति मिल जाए, ऐसा भी दोस्त मिल जाए जो कि बहुत अधिक दृढ़ निश्चय वाला होता है, तो हम उसके सामने भी नहीं बोल पाते हैं और वो हमारे विचारों और आदर्शों को बस बिना कहे ये बिना विरोध के कुछ भी बस हमको उसको मान लेना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इससे हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं और जो हमारी सोचने और समझने की शक्ति और कार्य क्षमता होती है वो दोनों घट जाती है। तो इसमें लेखक का मेन मकसद ये है कि लेखक का ये उद्देश्य है कि हमें दो प्रकार के लोगों की संगति में कभी नहीं रहना चाहिए। एक तो वे व्यक्ति जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं, क्योंकि हम उनकी प्रत्येक सलाह को बिना सोचे समझे मान लेते हैं और इससे हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो दब जाता है। और दूसरे ऐसे व्यक्तियों का भी हमें साथ नहीं करना चाहिए जो हमारी बात का विरोध किए बिना ही स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे लोग हमारे व्यवहारिक जीवन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते और अपने गुणों से हमें लाभान्वित भी नहीं कर सकते। तो लेखक का मतलब आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ना ही ऐसे दोस्त होने चाहिए जो हर बात में हाँ कर दें और ना ही ऐसे हों जो हर बात में विरोध ही कर दें। इससे हमारे चरित्र का निर्माण ठीक ढंग से नहीं हो सकता है। और अब हम आते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ में। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मित्र को बनाते समय हमें इस बात पर हम विचार नहीं रखते कि हम मित्र बना रहे हैं, और
हम बस उसके जो भी गुण हमको दिख रहे हैं, जो बाहरी चेहरा दिख रहा है, उसकी बातचीत करने का ढंग दिख रहा है, उसकी चतुराई दिख रही है, वही सब देखकर हम लोग बहुत जल्दी अपना दोस्त या मित्र बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। तो लेखक कहते हैं कि हम लोग जब ये नहीं देखते कि इसका क्या मूल्य है, इस मित्रता का क्या लक्ष्य है, क्या मूल्य है। यदि हमें अपने जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है तो हमको एक ऐसा साधन मिल जाता है जिससे कि हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे व्यक्तित्व का विकास हो जाता है और हम ऊंचे जो लक्ष्य होते हैं हमारे, उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। ये बात हमें नहीं सूझती कि ये एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। तो लेखक कहते हैं कि हमको तब ये बात समझ में नहीं आती कि मित्रता एक ऐसा साधन है जिससे कि जो अगर हमको अच्छा और सच्चा मित्र मिल जाता है तो उससे हम अपने आत्म शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने जीवन के उच्च लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। एक प्राचीन विद्वान का वचन विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। तो लेखक कहते हैं कि जो एक सच्चा मित्र होता है, एक विद्वान ने कहा है या एक विद्वान का मत भी है कि यदि एक सच्चा व अच्छा विश्वास योग्य मित्र बहुत भाग्य से ही प्राप्त होता है। वो हर समय हमारी रक्षा करता है और ऐसा मित्र प्राप्त हो जाए तो जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र प्राप्त हो जाए तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि मानो उसे संसार का बहुत बड़ा कोई खजाना मिल गया है, अर्थात कोई बहुमूल्य वस्तु उसे प्राप्त हो गई है। तो लेखक का कहना है कि सामान्य रूप से और सामान्य बाहरी आकर्षण से हम किसी व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बनाएं, उससे हमारा कुछ भी जो लक्ष्य है वो नहीं प्राप्त होगा। और हमको ये देखना चाहिए कि एक व्यक्ति जो कि बहुत विश्वास पात्र हो, जो कि हमारे आत्म शिक्षा के लिए, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता करे, हमको ऐसे मित्र को ही, एक अच्छा और सच्चा मित्र को ही हमको अपना मित्र बनाना चाहिए और उससे ही मित्रता करनी चाहिए। आई होप आपको ये लेसन के जो भी पैराग्राफ थे आज मैंने एक्सप्लेन किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपकी कोई भी क्वेश्चन है और कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब हम इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।